हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका डीबी क्लासेज में और एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा केमिस्ट्री से वैलेंसी। तो बेटा, वैलेंसी जो हम पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम वैलेंसी के बारे में जानते हैं कि वैलेंसी क्यों पढ़ना जरूरी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन होना क्यों जरूरी है और क्यों हम इस क्लास के अंदर मतलब 9th और 10th इस बेसिस पे अगर हम वैलेंसी के बारे में सीख लेते हैं तो 11th में भी इंप्रूवमेंट अच्छा होगा आपका केमिस्ट्री के अंदर। क्यों होगा वो भी समझ लीजिए। मान लीजिए आप 9th के स्टूडेंट या 10th के स्टूडेंट हो, तब तक आपकी वैलेंसी और केमिकल फॉर्मेशन के जो फॉर्मूले बन रहे हैं आपके, वो अलग तरीके से बनेंगे। वहीं आप जब क्लास 11th में आ जाते हो तो 11th के अंदर आपका पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा चेंज हो जाता है, सब ऑर्बिटल्स आने लग जाते हैं, एस पी डी एफ ब्लॉक्स आने लग जाते हैं, तो वहां पूरा पैटर्न चेंज हो जाता है। क्योंकि हम आज 9th और 10th क्लास के बेसिस पे देखेंगे, तो हमें 9th और 10th क्लास के बेसिस पे देखने के लिए कि वैलेंसी क्या होती है, इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एटम के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा का सारा एटम का ही खेल होगा। अब मान लो मुझे कोई एटम लेना है। अब क्यों लेना है? क्योंकि कोई भी मैटर जो है वो मैटर एलिमेंट से बना होता है और वो एलिमेंट अपने आप में किसी न किसी एटम के फॉर्म में होगा। वह एटम चाहे सोडियम के फॉर्म में हो सकता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम के फॉर्म में हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो अब क्या होता है कि अगर एटम, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनडिविजिबल है, यानी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि कोई मैटर है और उस मैटर को मैं अगर तोड़ता जाऊं तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना कि उसके बाद वो टूटेगा नहीं। उसी को तो हमने क्या बोला था, एटम जो इनडिविजिबल है। इसलिए इस एटम को अगर मैं बोलूं कि क्या ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो हाँ बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। तो एटम हमारा क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पार्टिकल हो गया। अब ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो इस स्मॉलेस्ट पार्टिकल भी तो बेटा अपने आप में किस किस से मिलकर बना होगा, तो मिलकर बना किस किस से है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है एंड न्यूट्रॉन है। अब मैं अगर इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज कैसे रखता है, नेगेटिव। न्यूट्रॉन कोई चार्ज नहीं रखता, बिल्कुल न्यूट्रल है। और प्रोटॉन रखता है अपना पॉजिटिव चार्ज। जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चार्ज कैरी कर रहे हैं, अगर मान लो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव है और दोनों पावर में सेम है, नंबर में सेम है, तो ये किसी का असर नहीं दिखाएगा, वो अपने आप को न्यूट्रल कंडीशन में रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो मैं क्या लेता हूँ, एक कोई भी एटम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे मान लो मैं ले लेता हूँ सोडियम को। अगर आप सोडियम के बारे में देखोगे तो इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। सोडियम के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये भी 11 है। और न्यूट्रॉन ये भी रहते हैं बेटा 11। क्योंकि हमें वैलेंसी समझनी है तो हमें खास बात किस पे ध्यान रखना पड़ेगा, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के नंबरों पर। तो अगर मान लो मैं इस सोडियम का एक एटम स्ट्रक्चर बना रहा एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहा हूं, तो सेंटर में न्यूक्लियस को पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट करूंगा। अब इसके बाद क्या होगा कि इसके ऑर्बिट्स आएंगे, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट। ये ऑर्बिट्स किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं कि उस एटम के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कितने, तो उसके आधार पे इनके ऑर्बिट्स बनेंगे। अब मैं सोडियम को अगर देखूं तो आपने बेटा सोडियम को किस कैसे कैसे फॉर्म में देखा है, देख लीजिए। आपने सोडियम को या तो नॉर्मल Na के फॉर्म में देखा होगा या फिर Na+ के फॉर्म में देखा होगा। इस Na+ यानी Na कैटायन बोलते हो, ये आयनिक फॉर्म है और ये न्यूट्रल फॉर्म है। तो मैं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ वो किसका बना रहा हूँ, न्यूट्रल फॉर्म का बना रहा हूँ। न्यूट्रल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन कितने, 11। हमें पता है कि पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्यों 2 आते हैं? क्योंकि पहला ऑर्बिट जो होता है वो अपने आप में s ऑर्बिट होता है और उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन आने की कैपेसिटी होती है वो 2 की होती है। 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यानी कि ये जो ऑर्बिट है ये अपने आप में क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब आते हैं सेकंड ऑर्बिट पे, मतलब 11 में से 2 तो इस पहले में आ गए, दूसरे में 8 आ जाएंगे। ये 8 आ गए, 8। अब 8 और 2 कितने हो गए, 10। अभी भी एक बचा है, इसका मतलब एक ऑर्बिट और लेगा। ये लो ऑर्बिट कर दिया, ये एक ऑर्बिट और बन गया और इसमें एक इलेक्ट्रॉन और है। अब इस एटम को अंदर जो फर्स्ट ऑर्बिट है वो तो 2 कैरी कर रहा है, उसके बाद 8 8 8 कैरी करता जाएगा। अभी बोल रहा हूँ बेटा 9th और 10th के बेसिस पे बता रहा हूँ, 8 8 कैरी करता जाएगा। 8 8 का मतलब है कि वो ऑर्बिट में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए। तो उसी स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा, दूसरे में भी 8, बिल्कुल 8 आ चुके हैं। अब तीसरे में है एक, चाहिए 8। अब इसके पास सोडियम के पास एक प्रॉब्लम बन गई, या तो ये इलेक्ट्रॉन एक दे दे किसी को या 7 इलेक्ट्रॉन ले ले। ये सोडियम एटम
7 इलेक्ट्रॉन लेना अपने आप में ज्यादा हार्ड वर्किंग समझ रहा है कि ये इतना ज्यादा हार्ड मैं नहीं कर सकता, तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने की, डोनेट करने का काम करेगा। अब जब इसको एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, डोनेट करना है, तो पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे अपने, 11 इलेक्ट्रॉन थे। पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन थे। अब इसमें से एक माइनस करना है अपन को, -1, यानी अब कितने इलेक्ट्रॉन रहे बेटा, 10 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो उतने के उतने ही रहेंगे जो न्यूक्लियस के अंदर है। इलेक्ट्रॉन कितने रहे, 10। क्यों, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया है, इसने डोनेट कर दिया है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सारा का सारा खेल समझ में आ जाएगा। अगर मैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट को, जैसे इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो अब ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये नहीं रही, बिल्कुल नहीं रही ये वाली ऑर्बिट। ये न्यूक्लियस हो गया, ये पहला ऑर्बिट जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया अपना दूसरा ऑर्बिट जिसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरे ऑर्बिट में एक साथ जिसको इसने निकाल दिया है, निकाल दिया यानी वो ऑर्बिट क्या हो चुका है, खाली। अगर ऑर्बिट खाली हो चुका है तो वो ऑर्बिट को कोई वैलिड माना नहीं जाएगा, तो वो किस में आ जाएगा कि मेरे पास तो 2 ही ऑर्बिट है, 2 ही ऑर्बिट है। दूसरे ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी ये बोलेगा हाँ अब मैं क्या हो चुका हूँ, स्टेबल। स्टेबल तो हो गया, लेकिन इसके ओरिजिनल जितने इलेक्ट्रॉन होते उसमें से तो माइनस हुआ है। तो माइनस हुआ है तो अब क्या होगा, क्या मैं प्रोटॉन को ऐसे लिख सकता हूँ, 10 + 1। अब समझना इसको कि किस तरीके से वैलेंसी का खेल चलता है प्लस और माइनस में। फॉर एग्जाम्पल, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग क्लास में, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये दोनों पावर में इक्वल है और नंबर में इक्वल है, इसलिए दोनों पावर और नंबर इक्वल होने की वजह से न्यूट्रल कर रहे थे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। इसको अगर हम थोड़ा अपने हिसाब से समझे एग्जाम्पल के तौर पे, कि मान लो एक युद्ध चल रहा है, एक साइड सेना ए है, एक साइड सेना बी है। ए वाली सेना के अंदर भी 10 सैनिक है, बी वाले के अंदर भी 10 सैनिक है, 10 नंबर में बराबर हो गए और सैनिकों की पावर भी बराबर है। अब मान लो ये आगे युद्ध करने, कौन बचा, कोई नहीं बचेगा। किसकी जीत हुई, किसी की भी जीत नहीं हुई। तो हम क्या करेंगे, अब मान लो एक साइड 11 सैनिक है, एक साइड 10 सैनिक है, अब लड़ने लग जाओ। तो एक साइड के 10 और दूसरे साइड के 10 लड़ने लग जाएंगे, तो ये तो क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट यानी मार देंगे। अब बताओ जीत किसकी हुई, प्रोटॉन की हुई। प्रोटॉन चार्ज कौन सा कैरी कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज कर रहा है, इसलिए हम सोडियम को क्या कहेंगे कि सोडियम भाई साहब आप जो कैरी कर रहे हो जीत गए ना प्रोटॉन से, यानी पॉजिटिव चार्ज कितने से जीता, 1 से। तो हम बोलेंगे कि ये सोडियम की +1 क्या हो गई, वैलेंसी हो गई। क्या समझ में आ गया, चलो थोड़ा और ट्राई करें, कुछ और एग्जांपल लेते हैं अपन, आप भी ट्राई करो। चलो जैसे मान लो मैं आपको देता हूं एक क्लोरीन, पोज करो। हाँ सॉल्व कर दिया बेटा, चलो करते हैं इसको, देखो अब क्लोरीन एटम है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है अपना, 17 नंबर है। इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने, 17। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 17। अब क्या है, पहले ऑर्बिट में कितने आएंगे, 2, दूसरे में 8, 8 और 2 10 हुए, अभी भी 7 बचे हुए, तीसरे में आगे 7। अब क्लोरीन भाई साहब का थर्ड जो ऑर्बिट है, तीसरे नंबर का जो ऑर्बिट है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको चाहिए कितना, एक, कि काश मेरे पास एक आ जाए, समझ रहे हो, काश मेरे पास एक आ जाए कि मैं क्या हो जाऊं, स्टेबल हो जाऊं, या फिर 7 के साथ निकाल दूं तो मैं स्टेबल वाली कंडीशन में आ जाऊं। आपको क्या लगता है इजी कौन सा होगा, 7 निकालना या एक लेना। जहां तक क्लोरीन की बात है तो क्लोरीन क्या करेगा, एक लेने की ही करेगा। अगर क्लोरीन एक लेगा तो अब समझना बेटा इसको, अगर क्लोरीन क्या कर रहा है, एक ले रहा है, प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन 17, क्लोरीन अब एक ले रहा है, क्या इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी कि +1 कर दो। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 18, 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब देखना 17 और ये 18, तो 17 में से क्या मैं इस 18 को 17 + 1 लिखा जो, ये तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेंगे, कैंसल आउट कर देंगे। जीता कौन, नेगेटिव चार्ज। जीता कितने से, 1 से, इसलिए हम क्या बोलेंगे, क्लोरीन का वैलेंसी कितनी, -1। क्या आपको समझ में आया, अगर आपको समझ में आया है तो अब मैं आपको होमवर्क के लिए कुछ एटम या एलिमेंट्स दे रहा हूं जिसका आपको सॉल्व करना है, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे से और बता पाएंगे। आपको बताना है ऑक्सीजन का,
लिथियम का एंड फास्फोरस, इन तीनों का करना। बेटा जब भी बात आ जाए वैलेंसी की, याद रखना जो जीता और कितने से जीता वही उसकी वैलेंसी है। और अगर मैं आपके बुक के डेफिनेशन की बात करूं तो डेफिनेशन बेचारी बहुत सिंपल सी दे रखी है। आपकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जी स्टेबल बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है या इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है उसी को उसकी वैलेंसी बोला जाता है। पर आप समझ गए क्यों निकालेगा और क्यों लेना है, निकालना कितना है लेना कितना है वो उसकी क्या कहला रही है, वैलेंसी। तो अब आपको इसके ये जो एटम दे रखे हैं इसकी आपको वैलेंसी बतानी है। उम्मीद करता हूं आपको वैलेंसी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगले टॉपिक में हम इसके एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ नया टॉपिक और पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, और एक और बात कि बेटा जो आपको मैंने एग्जाम्पल बताए उसका इनसे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए मैंने ये बताया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप एग्जाम के अंदर लिख के आ जाओ कि ए सैनिक ने बी सैनिक को मारा, ये जीता, वो उसकी वैलेंसी। ऐसा मत लिखना, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताया, बाकी आप खुद समझदार हो।